हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल्स पर। ठीक है, तो कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे जो भी कोई टेस्ट है, देयर आर द थ्री टेस्ट व्हिच आर बेस्ड ऑन दिस कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन. So in this lecture we will solve one example each based on these three tests. Okay, so कौन कौन से टेस्ट है कास्केड डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड? तो सबसे पहला है यदि हमें ऐसा चेक करना है एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट स्क्वायर. ठीक है, मतलब कोई आपके पास डेटा है, उस डेटा के लिए पॉपुलेशन वेरिएंस ये कोई स्पेसिफाइड वैल्यू आ रही है कि नहीं, ये हमें चेक करने के लिए कास्केड टेस्ट यूज होता है. नंबर 2 इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट एंड नंबर 3 गुडनेस ऑफ फिट. ठीक है, तो ये तीनों पे हम आज एग्जांपल्स देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो एग्जांपल है दैट इज टेस्टिंग ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर. ठीक है, तो चलिए ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं. रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 from a population gave the standard deviation as 7.3. Test the hypothesis that the standard deviation of population is 8. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया हुआ है. Random sample of size 20. So here n is equals to 20. उसके बाद फ्रॉम अ पॉपुलेशन गिव द स्टैंडर्ड डेविएशन एज 7.3. ठीक है, तो ये जो सैंपल वैल्यूज है उससे कॉम्प्यूट होके जो आया है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, यस इट इज इक्वल्स टू 7.3. ठीक है, जहाँ पे ये स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, हमें चेक क्या करना है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज 8. ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है. सो हमें चेक करना है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर वर्सेस सिग्मा स्क्वायर दिस इज नॉट इक्वल्स टू 8 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चेक करने के लिए हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है. सो टू चेक दिस द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ठीक है, द फॉर्मूला इज n s square upon sigma naught square. Okay, so this follows chi square with n minus 1 degrees of freedom. तो यहाँ पे देखो ये जो ये स्क्वायर है, यहाँ पे जो यूज किया हुआ है ये स्क्वायर भी यही है 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर. और हमें जो दिया हुआ है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी इसी फॉर्मूले के तहत है, तो हम डायरेक्टली स्क्वायर की वैल्यू ये यूज करके पुटअप कर सकते हैं. ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है. सो हियर n इज 20 n is 20 multiplied by a square is what 7.3 square, sigma naught square is 8 square that is 64. ठीक है, तो ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करके आंसर आ रहा है 16.6371. ठीक है, तो ये हुई हमारी का स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू. उसी तरह से का स्क्वायर टैबुलेटेड वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, या फिर क्रिटिकल वैल्यू ये कैसे निकाली जाती है. इट इज का स्क्वायर with how much degrees of freedom, n minus 1 degrees of freedom alpha.
ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैसे निकालना है, इट इज chi स्क्वायर. What is n here? N is 20, so it is 19, 0.05. तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कैसे दिखते हैं, chi स्क्वायर टेबल के स्टैटिस्टिकल वैल्यू कैसे देखना है वो अब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहला जो टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड नॉर्मल का, उसके बाद टी का जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैटिस्टिकल टेबल में से वैल्यू कैसे देखना है. ठीक है, उसके बाद देखो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, और फिर उसके बाद ठीक है, नॉर्मल के बाद तुरंत chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है. तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट कॉलम है, दिस द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो रो वाइज वैल्यूज है ये आपकी अल्फा है. तो अल्फा और इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे वैल्यूज दी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा एन की वैल्यू क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है 19. सो एन इज 19 एंड ठीक है, एन इज 19 और अल्फा इज इक्वल टू 0.05. ठीक है, यहाँ पे देखो N19 0.05, मतलब ए वैल्यू 30.144. ठीक है, तो ये वैल्यू रही आपकी 30.144. ठीक है, इसका मतलब क्या, आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है is greater than chi square tabulated value. ठीक है, नो सॉरी, कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेसर. यदि लेसर आ रही है तो एच नॉट क्या होगा हमारा, एक्सेप्टेड. और एच नॉट एक्सेप्टेड मतलब क्या, हमारी पॉपुलेशन वेरिएंस की जो वैल्यू है इट इज 8² 64 या फिर सिग्मा इज इक्वल टू 8. ठीक है, तो इसका कंक्लूजन देखो कैसे लिखेंगे. तो कंक्लूजन क्या आएगा यहाँ पे, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन may be 8. ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल हमारा रहा किसके बेस पे, यदि हमें चेक करना है टेस्टिंग द पॉपुलेशन वेरिएंस फॉर अ सिंगल ग्रुप. ठीक है, दैट इज एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा नॉट स्क्वायर. यदि हमें चेक करना है तो हम chi स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं, और जिसका टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है दिस वन. चलिए सेकंड टेस्ट के लिए भी एग्जांपल सॉल्व करते हैं. तो सेकंड टेस्ट है हमारा, ये एग्जांपल है गुडनेस ऑफ फिट के इस पे बेस. तो चलिए इसे पढ़ते हैं. एग्जांपल नंबर 2, generic theory states that children having one parent of blood type M, यहाँ पे M है जो छूट गए. ठीक है, so genetic theory states that children having one parent of blood type M and the other of blood type N will always be one of the three types M, Mn, N. ठीक है, मतलब एक थ्योरी है, वो थ्योरी क्या कहती है कि वो सारे चिल्ड्रन जिनके वन पेरेंट का ब्लड ग्रुप या फिर ब्लड टाइप एम है, ठीक है, और अदर पेरेंट जिसका ब्लड टाइप एन है. ठीक है, तो उनके जो चिल्ड्रन है वो इन तीन टाइप में से है, मतलब उनका जो ब्लड होगा
आइदर वो mn या फिर n ऐसे इस तरह से होगा, ठीक है। और जिसका प्रोपोर्शन इस तरह से दिया हुआ है 1:2:1, मतलब क्या है, यहाँ पे यदि समझो 100 बच्चे हैं, ठीक है। जो 3 टाइप्स में है, एक टाइप है m, अनदर है mn और अनदर है n, ठीक है। तो वो कैसे रहेंगे, यहाँ पे देखो, ये 100 में से जो एक पार्ट है वो m का है। 100 में से एक पार्ट मतलब क्या, 25 बच्चे जो रहेंगे वो m टाइप में रहेंगे। उसके बाद 2 पार्ट मतलब 50 बच्चे जो रहेंगे वो mn टाइप में रहेंगे, और फिर से 25 बच्चे जो है वो n टाइप में रहेंगे, ठीक है। यदि मैं 100 का डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँ तो इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ दिस टाइप्स विल बी ऑन एवरेज 1:2:1। तो एक्सपेक्टेड इस तरह से है थ्योरी के हिसाब से, तो इसे कहते हैं, ये जो वैल्यूज रहेंगी इसे हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। यदि हम 100 बच्चों का स्टडी करेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी इस तरह से आएंगी। तो यहाँ पे देखो कितने बच्चों का स्टडी किया है यहाँ पे दिया हुआ रहता है। सो अ रिपोर्ट states that out of 300 children having one m parent and one n parent, ठीक है, so the 30% were found to be of type m, ठीक है। m के कितने टाइप्स है, 30%, और टोटल कितने हैं, 300 बच्चे, 100 नहीं है, ठीक है। टोटल 300 बच्चे हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या रहेंगे, 300 का वन वन पार्ट जो रहेगा आपका, मतलब 25% जो रहेंगे वो एम टाइप के रहेंगे, मतलब 25% मतलब कितना, 300 का 25% इट इज 75, 50% इज 150 एंड दिस इज अगेन 75। तो ये रहे आपकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है कि हमने जो सैंपल लिया तो उस सैंपल में से 30% जो है वो एम के आए, तो इस हिसाब से हम जो वैल्यूज निकालेंगे वो आपके ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी रहेंगी, ठीक है। तो हमें चेक क्या करना है कि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो है वेदर दे आर सेम और नॉट, या फिर ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो आ रही है वो इस थ्योरी के हिसाब से आ रही है कि नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें और बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एच नॉट इज द proportion of children the proportion of children the proportion of children are in the ratio are in the ratio 1:2:1 versus alternative hypothesis क्या है, proportion is not proportion is not as per the theory, ठीक है। so the proportion is not as per the theory। तो यहाँ पे देखो, so the expected frequencies are total how many student how many children are there, so the total 300 children, ठीक है। तो expected frequency क्या आएगी देखो, so the expected frequency A1 it is equals to expected frequencies are expected frequencies, ठीक है। तो इवन क्या आएगी,
इवन क्या है कि 300 में से एम टाइप के जो चिल्ड्रन है वो इवन है, ठीक है। तो वो कितने हैं? 1, मतलब 4 में से 1 मतलब 25%। तो हमें कैसे निकालना है? टोटल आपके जो है तो 300 में से 25%। ओके, सो इट इज 75। E2 जो है 300 में से, ठीक है, 2, एक 25% एक कैसे मैंने डिसाइड किया? 1:2:1 मतलब क्या? यदि हमारे पास 4 पार्ट है तो 4 में से 1 पार्ट जो है एम टाइप का है, और उसके बाद 2 पार्ट जो है एम एन के है, और एक जो है एन का है। एक 4 में से 1 पार्ट मतलब क्या? 25%, दिस इज 50% एंड दिस इज 25%, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं परसेंटेज ले रहा हूँ। तो E2 जो हमारा आएगा 150, E3 क्या रहेगा फिर से 75, ठीक है। तो ये रही हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? टोटल 300 है, तो 300 में से जो फर्स्ट टाइप है उसके कितने चिल्ड्रन पाए गए? 30%। सो उसका 30% निकालो, सो इट इज 90, ठीक है। सेकेंड टाइप के जो है वो 45% पाए गए, so it is 45 multiplied by 3, so it is 135। और बचे कितने? 45 प्लस 30 75, सो 25%, सो इट इज 75। तो इस तरह से हमने ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज निकाली, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पे क्या निकालना है अभी। इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है देखो, ये चेक करने के लिए। टेस्ट स्टैटिस्टिक इज, टेस्ट स्टैटिस्टिक इसके लिए टेस्ट स्टैटिस्टिक है chi square calculated is equals to, test statistic is chi square is equals to summation of observed frequencies minus expected frequencies bracket square divided by ei, और this I is equals to 1 to k, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है दिस फॉलोज chi square with n minus 1 degrees of freedom, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? chi square with 2 degrees of freedom, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें ये चीज सॉल्व करनी है। सो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्टेड, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे? 90, 135, 75, एंड एक्सपेक्टेड इज 75, 150, 70, ठीक है। तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, इसका डिफरेंस क्या आएगा? 15 minus 15, 0, so this is OI minus EI, अगला कॉलम बना लो ब्रैकेट स्क्वायर, so 15 square it is 225, so it is 225, 0, उसके बाद OI minus EI ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन EI, so 225 divided by this 75, so it is 3, उसके बाद 225 upon 150, this is 1.50, तो इसका जो टोटल आया यहाँ पे 4.5। so what is the chi-square calculated value? It is equals to 4.5, ठीक है। टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? chi-square टेबुलेटेड वैल्यू, it is equals to chi-square with 2 degrees of freedom
0.05, तो यहाँ पे देखो का स्क्वायर 2, ठीक है, ये रहा आपका का स्क्वायर 2 और 0.05, ठीक है, तो ये रही आपकी वैल्यू 5.991, 5.991, ठीक है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे लेसर है, since का स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू is lesser than the chi-square tabulated value. So our H naught is accepted here. ठीक है, H naught accepted मतलब क्या, हमारी जो वैल्यूज आ रही है एम टाइप की, एन टाइप, एम एन टाइप की और एन टाइप के बच्चों की जो वैल्यूज है वो जेनेटिक थ्योरी के हिसाब से है, ठीक है। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या रहेगा देखो, the proportion of type proportion of type proportion of type of children as per the genetic theory, as per the genetic theory, ठीक है। तो ये रहा हमारा एग्जांपल गुडनेस ऑफ फिट के बेस पे, ठीक है। तो अगला एग्जांपल चलिए डिस्कस करते हैं। अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, बराबर है ना, वैसे ही नहीं, अगला एग्जांपल भी इसी के बेस्ड है। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, पढ़ लेते हैं यहाँ पर। Two groups of certain types of patients A and B. Okay. The following information is given in the table. So there are the two types of group of certain type, patient A और patient B. तो यहाँ पे टेबल क्या दिया हुआ है देखो, ए पेशेंट जो है यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की है, ठीक है। द सीरम इज गिवन टू दिस पेशेंट ऑफ टाइप ए, और जो बी टाइप के उन्हें सीरम इज नॉट प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे देखो आफ्टर अप्लाइंग दिस ट्रीटमेंट, सो तो कितने रिकवर्ड हुए और कितने रिकवर्ड नहीं हुए, तो इसका ये यहाँ पे डेटा है। तो ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड जो हमने की है, ठीक है, तो उसका कोई रिकवरी पे, तो यहाँ पे देखो दो एट्रीब्यूट है, वन इज दिस ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड, ठीक है, और एट्रीब्यूट भी है रिकवरी, कितने पेशेंट रिकवर हुए। तो ये जो हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस रिकवरी और नॉट, ये हमें यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो व्हाट इज H नॉट हियर, so H नॉट is treatment provided, ठीक है। सपोज दिस इज एट्रीब्यूट A is independent of patient cure, that is recovery, okay। Suppose this attribute B versus H1
treatment provided is not independent that is dependent of recovery. ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए एक्चुअली, डिपेंडेंट आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमने जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया है उससे ज़्यादा रिकवरी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ रिकवरी। डेटा के हिसाब से हमारा क्या आंसर आता है देखते हैं। तो यहाँ पे देखो टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है इसके लिए। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है इट इज chi square इज इक्वल्स टू summation of OIJ minus EIJ bracket square upon EIJ। ठीक है, तो OIJ क्या है, OIJs आर द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज एंड EIJ आर द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। OIJ क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो हमें फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे प्रोवाइड की है 140, 120, 60, 80, तो ये क्या है, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो इसे देखो, मैं क्या कहता हूँ, दिस इज O11, O12, O21, O22। ठीक है, तो इन्हें मैं ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज फॉर दिस इज फॉर 1 एंड दिस इज 1। ठीक है, सपोज दिस इज 1 2 लेवल्स, दिस आर द लेवल्स। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने इसको नोटेशन दे दिया ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज। सो व्हाट इज द ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज, O11 इज इक्वल्स टू 140, इसके बाद O12 is 120, O21 it is equals to 60 and O22 is equals to 80। ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड EIJ क्या है, EIJ is equal to expected frequency, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक ऐसे निकालते हैं, देखो टेबल क्या है हमारा, यहाँ पे देखो टेबल इज 140, 120, ठीक है, उसके बाद 60, 80, ये ऑब्जर्व वैल्यूज है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैसे निकालते हैं, देखो पहले इसका सम बना लो, 140 प्लस 120 दिस इज 200, 60 दिस इज 140, 200, 200 एंड दिस इज 400। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखो A1, A2। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ए वैल्यू कैसे आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी टोटल आई है 260 मल्टीप्लाइड बाई दिस 200 डिवाइडेड बाय 400। उसके बाद ये ए वैल्यू कैसे आएंगी, 260 मल्टीप्लाइड बाई 200 डिवाइडेड बाय 400। ठीक है, तो इसे इस हिसाब से, तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे आएंगी हमारी, E11 इट इज इक्वल्स टू 260 मल्टीप्लाइड बाई दिस 200 upon 400। okay, so 200 upon 400 this is 2, answer is 130। ठीक है, उसके बाद E12 ये वैल्यू कैसे आएंगी, अगेन दिस इज 260 मल्टीप्लाइड बाय इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 200 और 400, अगेन दिस वैल्यू इज 130। उसके बाद E21 ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, देखो 140 multiplied by 200 upon 400, so answer is 70।
तो इसी तरह से E22 की वैल्यू भी क्या आएगी 140 मल्टीप्लाइड बाय दिस 200 400 अगेन इट इज 70। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हमें मिल गई, एक्सपेक्टेड मिल गई। तो हमें अब का स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज YJ माइनस EIJ, उसके बाद OIJ माइनस EIJ ब्रैकेट स्क्वायर, उसके बाद OIJ माइनस EIJ ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय EIJ। तो OIJ की वैल्यूज क्या है यहाँ पे 140 120 उसके बाद 60 80 और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 130 130 70 70। ठीक है, so OIJ minus EIJ, so its square is 100। ठीक है, so OIJ minus EIJ bracket square 100 divided by this 130, so it is 0.7692, so second value will be again same, so this value is 100 upon 70, so it is 1.4286 1.4286, so its sum is our calculated value 4.3956। ठीक है, तो का स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है यहाँ हमारे यहाँ पे देखो, सो का स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू इज इक्वल्स टू 4.3956 और टेबुलेटेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 1% के लिए करने के लिए बोला है। सो इट इज का स्क्वायर विथ 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 0.01। ठीक है, ये 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे आया, इसके लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं it follows chi square with r minus 1 into s minus 1, which is nothing but chi square। r मतलब क्या, एट्रीब्यूट a की लेवल्स जो है 2 2 minus 1 is 1, s की भी लेवल 2 है 2 minus 1 is 1, so 1 into 1 is 1, so it is chi square with 1 degrees of freedom। so chi square 1 comma 0.01, इसके वैल्यू देखो कैसे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो दिस इज 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 0.01 के करस्पॉन्डिंग, सो इट इज 6 पॉइंट 1% के लिए पूछा है या 10% के लिए, 1% के लिए। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं 1% के लिए पूछा है या 10%, 1% के लिए पूछा है। ठीक है, तो इसके वैल्यू देखो क्या आएगी 6.635। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सो सिंस chi square कैलकुलेटेड वैल्यू इज, बुक में देखो क्या क्या है, उन्होंने chi square 10% के लिए वैल्यू ले ली 2.706। ठीक है, और 10% के लिए हमें 1% के लिए बोला है, तो इसकी वैल्यू है 6.635। so here chi square calculated value is lesser than the chi square table value, calculated value is lesser than chi square table value, therefore H naught is accepted। okay, so what is our H naught, the treatment provided is independent of the recovery। ठीक है, मतलब क्या, हमने ट्रीटमेंट वो देना ही चाहिए तभी पेशेंट रिकवर होंगे ऐसा नहीं है। जैसे कि देखो अब कोरोना की रिकवरी में रेमडेसिविर प्रोवाइड किए जा रहे थे। ठीक है,
तो जिनको रेमडेसिविर प्रोवाइड किया वैसे भी उस एंगल से भी इसको हम देख सकते हैं, जिनको प्रोवाइड किया वही क्योर हुए तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं, मतलब एक किसके लिए हम डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइड करते, जो हमारे पास डेटा आया हुआ है उस हिसाब से हम कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। सो फॉर 1% आवर कंक्लूजन इज treatment provided is independent of recovery, ठीक है। मतलब आप जो सेरम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसी से पेशेंट क्योर होगा तो ऐसा नहीं है। तो अब यदि आप उसे प्रोवाइड नहीं करते हैं तो भी पेशेंट रिकवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका मीनिंग। तो यहाँ पे देखो हमने कास्को टेस्ट की बेस पे जो तीनों अलग अलग टाइप से, ठीक है, जो टेस्ट है उनके बेस पे हमने सारे एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।